हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका टीचर, आपका मेंटर राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। साथ ही साथ हम पढ़ेंगे सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के हम सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिए, जब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पढ़ा था तो वहां पे हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे। एक फैक्टर हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। और यहाँ पे हमको दो फैक्टर्स हमने आपको बताए थे, एक एन किस पे डिपेंड करता था। एन दो चीजों पे डिपेंड करता था, एक तो डिपेंड करता था मटेरियल पे और दूसरा डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था टाउ। तो टाउ के बारे में भी हमने आपको पहले बताया कि टाउ यानी कि रिलैक्सेशन टाइम जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस के ये जो दो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे। That means by changing the temperature of any material, we are able to change their resistance also. हम किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर चेंज करके उसका रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम अलग अलग मटेरियल्स के लिए बात करते हैं। पहले हम किसके लिए बात करते हैं, पहले हम बात करेंगे मेटल्स में या कंडक्टर्स में। तो जब हम मेटल्स या कंडक्टर्स की बात करते हैं तो मेटल्स या कंडक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर हैं या क्या रीजन है रेजिस्टेंस के चेंज होने का विद टेम्परेचर। तो पहले हम बात करेंगे मेटल्स में या इन कंडक्टर्स, ठीक। कंडक्टर्स में जब आप बात करते हो, कंडक्टर्स में भी हमने अभी किसकी बात की है, हम बात कर रहे हैं मेटल्स की। तो इन मेटल्स जो एन है दैट विल नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। एन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। अब एन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता तो बचा क्या, टाउ। तो दूसरी बात हम करते हैं टाउ की, तो फॉर रिलैक्सेशन टाइम। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम जो है, रिलैक्सेशन टाइम की अगर हम बात करें तो आपने ये पढ़ा है कि रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही है, वो किसी भी मटेरियल का हो। लेकिन अब अगर रिलैक्सेशन टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए, तो एक चीज समझिए, जब हम टेम्परेचर को किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो होगा क्या, हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी या हम कहें काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन की, दैट मींस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, दैट मींस आपने उसको हीट प्रोवाइड करी है। हीट प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, एनर्जी दी है। तो एनर्जी लेवल किसका बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक। तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मास एंड वेलोसिटी। मास चेंज हो नहीं सकता, क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो यहां से बहुत कॉमन सी बात ये आती है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि जो आपका कॉलिजन है, कॉलिजन या सिंपली हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड फास्टली। अब देखो इलेक्ट्रॉन अगर फास्टली कोलाइड करेंगे तो फास्टली कोलाइड करने का मतलब क्या है कि जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ जो है वो आपका यानी कि जो लैम्डा है ये डिक्रीज हो जाएगा। और लैम्डा यानी कि मीन फ्री पाथ डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं। इसका मतलब सीधा सा ये भी निकलता है कि जो रिलैक्सेशन टाइम है दैट विल डिक्रीज। अब देखो ये पूरा का पूरा एक लिंक बन गया कि मेटल्स का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब वो जल्दी से कोलाइड करेंगे, मीन फ्री पाथ कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा।
और यहां पे अगर हम बात करें कि रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि पूरा एक लिंक हमको मिल गया कि जो आपका रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि इन कंडक्टर्स when we will increase the temperature then relaxation time will decrease, relaxation time decrease होगा, that's why the resistance will increase, resistance क्या होगा, increase हो जाएगा। क्यों increase हो जाएगा, क्योंकि relaxation time decrease हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ये तो कंडक्टर्स की बात थी। दूसरा हम किसकी बात करते हैं, दूसरा हम बात करते हैं इन सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, सेमी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक, अब देखो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक बात समझ लीजिए, इन सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसको हम एन बोल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि वैसे तो जब बात करी जाए कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की, तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में नॉर्मली कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता नहीं है, लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे या उसको हीट देंगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड जब टूटेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे दैट मींस एन इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अगर एन इंक्रीज हो जाता है, क्या इंक्रीज हो जाता है, एन, एन अगर इंक्रीज हो जाता है तो एन के इंक्रीज होने का इफेक्ट क्या आया, एन के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। यानी कि यहां से हमको एक कॉमन सी बात समझ में ये आ गई कि जो आर होगा दैट विल डिक्रीज। देख लीजिए, एरो अगर अपवर्ड लगा है यहाँ पे तो साइन समझिए, अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीजिंग मोड है, डाउनवर्ड एरो का मतलब है डिक्रीजिंग मोड है। तो बहुत कॉमन सी बात यहाँ पे क्या आ गई है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर में अलग सिनेरियो है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का अलग सिनेरियो है। कंडक्टर में ड्यू टू द रिलैक्सेशन टाइम सारे फैक्ट हमने समझे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से होता है। ये तो आ गया इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा। अब थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के बाद हम क्या बात करते हैं, क्वांटिटेटिव पे भी आते हैं। क्वालिटेटिव तो हमने कर लिया, दूसरा आता है क्वांटिटेटिव। अब देखिए क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या होगा, तो अगर हम बात करते हैं इन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स, अब कंडक्टर्स में मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर था, तो कंडक्टर में अगर हम बात करें चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस, जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R1 के। यानी किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ड्यू टू द टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, दैट विल डिपेंड ऑन इट्स इनिशियल रेजिस्टेंस ऑल्सो, इनिशियल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि R2 माइनस R1 जो होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मर्ज कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल is directly proportional to R1 into delta t। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम यहां से रिमूव करेंगे तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट यहां पे रहेगा अल्फा, क्या रहेगा, अल्फा कांस्टेंट रहेगा इनटू R1 इनटू डेल्टा t। अब देखो यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो यहां से अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट बिकम्स R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। क्लियर, ये जो अल्फा है यहाँ पे दिस इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर फॉर रेजिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसके अलावा
अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला हम इसको थोड़ा सा और मॉडरेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को कैसे, ये था, इसको लेके देखते हैं। R2 माइनस R1 इज इक्वल क्या आ रहा है, अल्फा इंटू R1 इंटू डेल्टा टी। अगर हम इसको चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये R2 इज इक्वल, R1 इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, R1 प्लस अल्फा इंटू R1 इंटू डेल्टा टी। यानी कि अगर हम यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो R2 इज इक्वल, R1 आप कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा 1 प्लस R1 कॉमन चला गया, यहाँ पे क्या बचा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी बन सकता है। तो बेसिकली फैक्ट क्या है, क्वालिटेटिव पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है कंडक्टर्स में। ठीक, किस रेशियो के साथ इंक्रीज होगा, उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला भी आ गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस एंड इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। दोनों को मर्ज किया, हमको ये मिल गया। अब यहाँ पे समझ लीजिए, रजिस्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, सॉरी कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, इसलिए जो अल्फा होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और अगर यही सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर का होता तो अल्फा कैसा हो जाता, निगेटिव हो जाता, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, देन इट विल निगेटिव। क्लियर है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमको मिला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चंस है, जैसे ये दिया है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट इज 100 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस and 200 ohm at 400 degree Celsius. Calculate the temperature coefficient of resistance of the filament. तो अब देखो, जस्ट अभी आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब हो गया T2 माइनस T1। वैल्यू रखेंगे, अल्फा इज इक्वल R2 कितना है 200 माइनस 100 अपॉन 100 इन ब्रैकेट 400 माइनस 100, 400 माइनस 100। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल 100 अपॉन 100 इंटू ये आएगा आपका 300। इससे इसको सॉल्व करेंगे एंड इट विल बिकम 0.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। क्योंकि ये 300 है तो 0.33 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, और इसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर। ये आ गया 1/300 को आप ये लिख सकते हो 10 टू दी पावर 1/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। क्लियर। अब देखिए, तो बहुत आसानी से जो फॉर्मूला था हमने उसी फॉर्मूले को अप्लाई किया और इसको सॉल्व कर लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 3 ओम, एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 3.75 ओम, इट्स रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर इज 3.15 ओम। क्लियर। फाइंड द अननोन टेम्परेचर, यानी कि हमको अननोन टेम्परेचर फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे देखो हम अल्फा के फॉर्मूले पे लगाएंगे। तो एक चीज याद रखो, फॉर गिवन रेजिस्टेंस या फॉर गिवन थर्मोमीटर। अब देखो थर्मोमीटर में जो अल्फा है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अल्फा तो बदलेगा नहीं, अल्फा तो कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं R3 माइनस या R2 माइनस R1 अपॉन R1 इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 इज इक्वल R3 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू T3 माइनस T1। जरा देखो R1 से R1 कैंसिल, R2 कितना दिया है, R2 दिया है 3.75, तो 3.75, R1 कितना है 3 डिवाइडेड बाई T2 कितना है, T2 दिया है 100 माइनस 0। क्लियर। इज इक्वल R3 कितना दिया है 3.15 माइनस 3 डिवाइडेड बाई T3 हमको पता करना है माइनस 0। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं
तो ये कितना आएगा 0.75 बाई 100 इज इक्वल 0.15 बाई T3। अब यहाँ पे देखो, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.15 से इसको कैंसिल करोगे, कितना हो जाएगा 5। तो T3 कितना आएगा, T3 इज इक्वल 100 बाई 5, यानी कि T3 इज इक्वल 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आएगा, 20 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.15 ओम हो जाएगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स हैं। इनके बारे में ऑलरेडी आपसे बात कर चुके हैं। सिंपली नाम से ही क्लियर यहाँ पे हो जाना चाहिए कि ओमिक कंडक्टर मतलब जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जिनको आइडियल कंडक्टर्स आप बोल सकते हो, दोज आर कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर्स। और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दोज आर कॉल्ड द नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यानी कि ये रियल है। तो वही दिया है, द कंडक्टर विच ओबेज द ओम्स लॉ आर कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर्स। ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओमिक कंडक्टर्स में आपके दिए हैं प्योर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम ईटीसी। अब देखिए ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस आईवी ग्राफ फॉर एन ओमिक कंडक्टर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसके लिए जो आईवी ग्राफ होगा, आई वी ग्राफ जो होगा इन कंडक्टर्स का, कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, दैट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। इसमें आपका फिलामेंट आता है, जंक्शन डायोड आता है, ट्रांजिस्टर आता है, वैक्यूम ट्यूब आता है। इन कंडक्टर्स में क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं है, और V अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के नहीं है, दैट मींस इनका जो ग्राफ होगा IV ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, V और I। ठीक, तो दिया है it is not constant but it depends upon the applied potential difference such as resistance is called dynamic resistance, यानी कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होगा, and that resistance is called dynamic resistance, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, यानी कि इनका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, डायनामिक रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्लियर है? तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, प्योर मेटल्स, नॉन ओमिक मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, मतलब रियलिटी में यही होता है, नॉन ओमिक ही होते हैं सारे, क्योंकि रियलिटी में टेम्परेचर का कांस्टेंट रह पाना पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर चेंज होता है व्हेन वी विल पास द करंट थ्रू द कंडक्टर, और टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस में फर्क आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगा, वी और आई का ग्राफ भी स्ट्रेट नहीं रहेगा। क्लियर है? मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दिया है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। अब देखो रेजिस्टिविटी के बारे में भी हमने वही पढ़ा, क्या पढ़ा, कि जो रेजिस्टिविटी है रो वो क्या होती है, R इंटू ए बाई एल, और यहां से हमने जब सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, रो इज इक्वल क्या था, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, यानी कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, और दूसरा क्या था, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। तो अब देखिए इसमें भी टेम्परेचर का इफेक्ट वही रहेगा जो रेजिस्टेंस के लिए था। कैसे रहेगा, सेम अगर आप बात करते हो इन कंडक्टर्स या इन, पहले हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। अगर आप सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर की बात करते हो तो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में क्या है, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में सिंपली अगर आप बात करोगे तो जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो आपका एन है ये इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर में, बट जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे दैट मींस आप हीट सप्लाई करोगे तो कोवैलेंट बॉन्ड उनके मॉलिक्यूल्स के जो होंगे वो टूटने लगेंगे, और जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेगा दैट मींस जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एन के होती है,
n बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा अगर आप बात करते हो तो दूसरा किस में आप बात कर सकते हो, कंडक्टर्स में। तो इन कंडक्टर्स अब देखो कंडक्टर्स में बहुत कॉमन सी बात आपको बताई थी कि जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी मतलब क्या है, जो आपका मीन फ्री पाथ है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मीन फ्री पाथ कम होने का मतलब है टाउ कम हो जाएगा। ठीक, टाउ कम हो जाएगा मतलब रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि कंडक्टर्स में हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है। सेम लॉजिक रहेगा जो रेजिस्टेंस में था, सेम फैक्टर से सेम लॉजिक रहेगा। और यहीं से अगर हम बात करते हैं तो हमको ये भी फॉर्मूला मालूम है कि जो रेजिस्टिविटी होता है, फॉर रेजिस्टिविटी आपने ये पढ़ा है, रेजिस्टिविटी के लिए देखो आपने रेजिस्टेंस में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, R2 इज इक्वल R1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। सेम रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला रहेगा, रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ρ2 इज इक्वल ρ1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, दैट्स ओके। सिंपली जो रेजिस्टेंस में किया था सेम वही सारे फैक्टर्स यूज करने हैं और उसी तरीके से यूज करने हैं। हमको रेजिस्टिविटी का इफेक्ट भी, रेजिस्टिविटी पे भी टेम्परेचर का इफेक्ट मालूम पड़ जाएगा। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है। जो रेजिस्टेंस में होता था वही रेजिस्टिविटी में भी होने वाला है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुपर कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टिविटी। देखो आपने ये पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर हम इसी के अपोजिट ट्रैक में देखें तो अगर हम टेम्परेचर कम करते जाएं तो रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा या रेजिस्टिविटी भी कम होती जाएगी। सिंपली समझिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है। अपोजिट अगर हम देखें तो टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अगर इसी सीन में हम देखते हैं तो जब हम टेम्परेचर को लगातार कम करते जाएंगे तो एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो कैसी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इन दैट केस द कंडक्टर इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टर। द कंडक्टर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर और उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी। ठीक, अब सुपर कंडक्टिविटी को अचीव करने के लिए, यानी कि जब हम टेम्परेचर लगातार कम करते जा रहे हैं तो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होगा, कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी। उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, द फिनोमिना ऑफ कंप्लीटली लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल एंड अलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। यानी कि हम एक टेम्परेचर से जब ज्यादा नीचे उनको ले जाते हैं, कूल करते हैं, तो क्या होता है, उनकी कंडक्टिविटी जो होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है, वो कंप्लीटली लॉस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द सुपर कंडक्टिविटी। क्लियर, और ऐसे कंडक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। और आगे हमने क्या पढ़ा था, टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अंडरगोज ए ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू सुपर कंडक्टर इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। यानी कि जिस टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर में चेंज होता है, यानी कि टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो एक डेफिनेट लिमिट के बाद चेंज होगा। तो जिस टेम्परेचर पे आके ये चेंज होगा दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर और ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्लियर है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने पे मेटल्स की बढ़ती थी, कंडक्टर्स की अपोजिट वे में अगर हम कम करते जाएंगे तो कम होती जाएगी और रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, जीरो। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। दैट मींस द कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है, देखिए रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो देखो क्लास 10th का टॉपिक है और वैसे भी सीबीएसई एग्जाम में अगर हम बात करें तो सीबीएसई के एकेडमिक के सिलेबस में ये है भी नहीं एप्लीकेशन इसका, लेकिन फिर भी सीरीज की हम बात करते हैं। तो सीरीज में आपने क्या पढ़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, जब एक रेजिस्टेंस को हम 1 by 1 जब रेजिस्टेंस को कंबाइन करते जाते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन।
सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, दो फैक्टर्स जो बहुत कॉमन रहते हैं, सबको मालूम है इन सीरीज जो करंट होगा, करंट सेम रहेगा, सेम फॉर ऑल, और जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट, इज डिफरेंट। ठीक, किस टाइप का कॉम्बिनेशन बनता है, इस टाइप से बनता है, जैसे ये है आपका एक R1, ठीक, ये हो गया आपका R2 और ये हो गया आपका R3। ये जो कॉम्बिनेशन होगा दिस इज कॉल्ड द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूले की डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सीरीज में आपने पढ़ रखा है R इन सीरीज इज इक्वल क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, इसके बारे में आपको ये भी मालूम है कि ये कॉम्बिनेशन हम तब यूज करते हैं जब हमको रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है या करंट को कम करना होता है। क्या बढ़ाना होता है, रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है या करंट को कम करना होता है किसी भी सर्किट में, देन वी विल यूज दिस कॉम्बिनेशन सीरीज। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल, सेम फॉर ऑल। पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहेगा। और दूसरा जो आपका करंट होगा, करंट इज डिफरेंट। हर एलिमेंट में जो करंट होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। किस टाइप का कॉम्बिनेशन है कि एक रेजिस्टेंस आपको ये दिया है R1, एक रेजिस्टेंस आपको ये दे रखा है R2, एक रेजिस्टेंस आपको ये दे रखा है R3। आप इन तीनों को अगर इस टाइप से कनेक्ट किए हुए हो देन दिस कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप बात करते हो तो आपको मालूम है 1/R जो होता है दैट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इस कॉम्बिनेशन को कब हम यूज करते हैं, जब हमें किसी सर्किट में करंट क्या करना होता है, बढ़ाना होता है, यानी कि रेजिस्टेंस को कम करना होता है। अगर हमें ओवरऑल रेजिस्टेंस कम करना है देन वी विल कनेक्ट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। क्लियर है? तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये ऑलरेडी क्लास 10th के पढ़े हुए हैं, बहुत आसान से टॉपिक है। एक दो न्यूमेरिकल्स भी हम इनके देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या है, देखिए ये दिया है, इसमें दिया है 2010 का है, बेसिकली अब नहीं है बोर्ड एग्जाम में, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ही नहीं। अब आता है किससे, किरचॉफ्स लॉ से। ठीक, बट फिर भी ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी of internal resistance 1 ohm as shown in the figure. Compute the equivalent resistance of the network. रेजिस्टेंस का टोटल मतलब नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो अब देखो टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले तो हम ए बी के लिए बात करते हैं। देखो ये 4 ओम ये वाला और ये 4 ओम किस में है, पैरेलल में। ये 12 और ये 6 किस में है, पैरेलल में। इन दोनों का जो ओवरऑल आएगा, इन दोनों का जो ओवरऑल आएगा वो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में। तो पहले हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं तो ए टू बी के लिए एक बात करते हैं तो कैसा हो जाएगा, 1/R AB इज इक्वल क्या होगा, 1/4 प्लस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 1/R AB इज इक्वल 2/4, यानी कि R AB इज इक्वल 2 ओम। तो ये तो पहला आ गया। दूसरा क्या है, CD के बीच में दिए हैं, तो अगर आप बात करते हो एंड 1/R CD इज इक्वल क्या होगा, 1/12 प्लस 1/6, यानी कि 1/R CD इज इक्वल क्या होगा, LCM हो गया 12 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1, यानी कि ये 1 प्लस 2 होगा 12 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी कि 3/12, यानी कि ये भी कितना आया, RCD इज इक्वल 4 ओम। ठीक, अब देखो इन दोनों का टोटल आया 2 ओम, इन दोनों का टोटल आया 4 ओम,
अब ये सारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में। अगर ये सारे सीरीज में हो गए तो क्या होगा, नाउ R इज इक्वल क्या हो जाएगा, R इज इक्वल होगा आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी प्लस 1 ओम, ये इंटरनल रेजिस्टेंस और है, ये भी ऐड होगा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में ही होता है सर्किट के साथ। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, R इज इक्वल 2 ओम प्लस 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम, यानी कि कुल मिला के हो गया आपका 8 ओम। ठीक, 8 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। दूसरा आपको क्या दिया है, ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप्स VAB एंड VCD। तो वोल्टेज ड्रॉप को फाइंड करने के लिए आपको चाहिए करंट, तो क्या होगा, नाउ करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट कितना होगा, I इज इक्वल क्या होता है, V अपॉन आर। तो V कितना है 16, R कितना आया है 8, दैट मीन्स I इज इक्वल आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब देखिए I 2 एम्पियर आया है, तो यहीं से हम कैलकुलेट कर लेंगे आगे। नाउ जो आपका रहेगा VAB इज इक्वल क्या होगा, I इंटू RAB। I कितना है 2 है, तो 2 इंटू RAB कितना आया था 2, दैट मीन्स 4 वोल्ट। दूसरा आपको क्या दिया गया है, V, ओके, दूसरा है VCD आपको फाइंड करना है, तो VCD इज इक्वल क्या होगा, I इंटू RCD। I कितना है 2, RCD कितना है 4, यानी कि ये हो गया 8 वोल्ट। कितना हो गया, VCD हो गया आपका 8 वोल्ट। तो एक 4 वोल्ट आया, एक 8 वोल्ट आया। ये बहुत कॉमन से कॉन्सेप्ट है जो हम ऑलरेडी क्लास 10th में यूज करते रहे हैं और हमने उसी के बेस पे इसको सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, ये भी 2010 एग्जाम का है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, कैलकुलेट द स्टेडी करंट थ्रू 20 ओम रजिस्टर। 20 नहीं है, 2 ओम रजिस्टर है, 2 ओम। ठीक है, 2 ओम रजिस्टर में हमको फाइंड करना है। अब देखिए 2 ओम रजिस्टर में अगर हम फाइंड करते हैं करंट इन द सर्किट शोन इन द फिगर, तो पहले तो एक चीज ये समझ लीजिए कि इसमें यहां पे लगा हुआ है कैपेसिटर, ये कैपेसिटर लगा है और कैपेसिटर में डीसी करंट पास नहीं होता, कैपेसिटर में डीसी करंट पास नहीं होता। दैट मीन्स इस सर्किट में कोई भी करंट, इस साइड में कोई भी करंट नहीं जाएगा, और जब इस साइड में कोई करंट नहीं जाएगा दैट मीन्स ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए कैसा हो जाएगा, यूजलेस। ये रेजिस्टेंस इग्नोर करना पड़ेगा, यूजलेस है। अगर ये रेजिस्टेंस यूजलेस है तो हम क्या करेंगे, नाउ पहले तो हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे ए और बी के बीच का, तो क्या हो जाएगा 1/RAB इज इक्वल 1/2 प्लस 1/3। 1/2 प्लस 1/3 करने का मतलब है RAB इज इक्वल क्या होगा, LCM आएगा 6 और ये आएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, LCM आया था 6, यानी कि ये हो गया 5/6, यानी कि RAB इज इक्वल 6/5। दैट मीन्स ये कितना हो गया 1.2 ओम। अब 1.2 ओम हो गया तो हम क्या करेंगे, नाउ टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करते हो तो R इज इक्वल कितना हो जाएगा 1.2, तो ये आया ही है आपका, और इधर कितना था 2.8 प्लस 1.2, यानी कि R इज इक्वल हो गया 4 ओम। कितना हो गया 4 ओम। टोटल अगर 4 ओम हो गया है तो हम फाइंड करेंगे क्या, करंट। नाउ करंट इन सर्किट, करंट इन सर्किट कितना रहेगा करंट, तो देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल होता है V अपॉन आर। V कितना है 6, R कितना है 4, यानी कि I इज इक्वल आ गया आपका 1.5 एम्पियर, आ गया 1.5 एम्पियर। अब देखिए ये 1.5 एम्पियर आया है
और 1.5 एम्पियर से अगर हम बात करते हैं तो हमको करंट जब फाइंड करना है तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपने पढ़ा है V इज इक्वल क्या होता है I इंटू आर, तो VAB इज इक्वल I इंटू RAB, यानी कि VAB इज इक्वल I हमको फाइंड किया था हमने 6/4 था, तो ये 6/4 और RAB कितना आया था 1.5 था इंटू RAB आया था आपका 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे VAB इज इक्वल 1.8 वोल्ट, कितना होगा 1.8 वोल्ट। अब अगर ये 1.8 वोल्ट हो गया तो हमको फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, किसमें 2 ओम में। तो 2 ओम में करंट अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या हो जाएगा, नाउ करंट इन 2 ओम। तो अब देखो 2 ओम में करंट आप कैसे निकालोगे, वोल्टेज आ गया है ए और बी के बीच, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो इनका वोल्टेज तो सेम रहेगा। तो करंट क्या होता है I इज इक्वल क्या हो जाएगा VAB अपॉन ये R। VAB कितना आया है आपका 1.8 अपॉन R कितना है इसका 2, यानी कि इसमें करंट आ जाएगा आपका 0.9 एम्पियर। क्लियर है। तो देखो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, केवल आपको एक फैक्ट इसमें यूज करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर से डायरेक्ट करंट पास नहीं होता। दैट मीन्स कैपेसिटर वाली जो साइड है, जो ब्रांच है, वो यूजलेस हो जाएगी और हम उसके रेजिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। क्लियर है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो आज के वीडियो के नोट्स हैं वो आप दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा वहां से डाउनलोड कर पाओगे, और साथ ही साथ कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स होंगे वो चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।